हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। क्लाइमैक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं यूपीएसआई के लिए जो कुछ प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, उसको सॉल्व कराने का प्रयास करने जा रहा हूं। और ये जो है आपका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो सामान्य हिंदी का है। आपको रणनीति के बारे में बता दें, रणनीति कैसे बनाना है आपका। रणनीति में आप देखिएगा कि आप जब भी आप ऐसे करिएगा कि जब ये थोड़ा सा इंक गड़बड़ हो गया है। हाँ, अगर कोई देखिए हिंदी है और देखिए इसमें 4 पार्ट हैं, जीएस है, रीजनिंग है, ठीक ना। हिंदी, जीएस और रीजनिंग है और इसमें और एक मैथ है। तो सबसे पहले आप लोग वहाँ परीक्षा में भी हिंदी का पार्ट अलग कर लीजिएगा, जीएस का पार्ट, यानी कि ये दोनों पार्ट पहले करना है आपको और रीजनिंग और मैथ क्या करना है, बाद में करना है। याद रहे इस बात को, ठीक ना। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि देखिए यहाँ के है, ये निम्न में मोटे अक्षर वाले, ये जो है निम्न में जो वाले शब्द की संधि ज्ञात करना है आपको। ये प्राचीन काल में देखिए, ये जो निम्न वाक्यों में मोटे अक्षरों वाले शब्द की संधि ज्ञात करना है, तो प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते हैं। तो तपोवन जो बोल्ड करके दिया है, इसी को क्या करना है आपको, संधि विच्छेद करना है। तो आप जानिएगा क्या दिया हुआ, तपोवन में कौन मतलब इसमें कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है कि स्वर संधि है, बताइए, बताना है आपको। तपोवन में कौन सा संधि है, तो यहाँ पे देखिएगा कि व्यंजन संधि है कि गुण संधि है। आपको बताएं कि इसमें तपोवन, इसका जो संधि विच्छेद होगा, तपह धन वन, जब वह आ गया है तो क्या हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, एक का ए बता रहे हैं, ठीक ना। तो जब ये विसर्ग है तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ कौन सा संधि है, ए होगा, ठीक ना, विसर्ग। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ये देखिए, यहाँ दिया हुआ है दिगंत में कौन सा संधि होगा। दूसरा क्वेश्चन है दिगंत में कौन सा संधि होगा, ठीक ना। तो दिगंत में कौन सा संधि होगा, अंक की मात्रा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है कि द्विगु संधि है, ठीक ना। तो द्विगु संधि भी होता है क्या, आप पहले ही बताएं। तो देखिएगा, तो दूसरे का जो है वो क्या है, यहाँ पे व्यंजन संधि दिगंत, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इस तरह से, दिक् धन अंत बराबर क्या होगा, दिगंत होगा। तो इसका जो दिक् क आया है, तो यहाँ पे जो दूसरा का है वो सी सही होगा, दिक् धन अंत। आपको बता दें ये दिक् धन अंत, तो क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा। देखिएगा, जैसे वाक धन इस बराबर क्या होगा, वागीस होगा ना, इस तरह से है, ठीक ना। फिर हिंदी के प्रथम गद्यकार है, देखना है आपको, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, आपको पहचानना है कि यहाँ पे देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार के रूप में पूछेगा तो हमेशा आप किसे लगाएंगे, लल्लू लाल को लगाइएगा। किसे लगाएंगे आप, लल्लू लाल को लगाएंगे, ठीक ना। और उसके बाद से हिंदी के गद्य के प्रथम, मतलब इसके अगर इस तरह से दे देगा कि अगर उत्तर प्रदेश जो है, ये हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो लल्लू लाल है, ठीक ना। अगर इसमें कुछ लोग भारतेंदु भी लगाए हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अब एक बार देखिएगा, ये गलत है क्योंकि ये साहित्य में इसका स्थान नहीं है, ठीक ना। इसमें कौन है, लल्लू लाल। देखिए नाटक में कौन सा विशेषण बनेगा, देखिए नाटक में कौन सा विशेषण बनेगा, नाटककार होगा कि नट होगा कि नाटकीय होगा कि नाटकीयता होगा, ठीक ना। क्या होगा, नाटक में कौन सा विशेषण बनेगा, नाटककार बनेगा कि नट बनेगा, नाटकीय बनेगा, तो नाटकीयता बनेगा। तो आपको बताएं हम, तो यहाँ पे देखिए नट तो होगा नहीं, विशेषण कुछ नहीं होता है, इसलिए गलत है। नाटक, ये देखिएगा इसमें जो है नाटकीय ढंग से वर्णन किया गया है,
तो नाटककार होगा नहीं, इसलिए नाटकीय होगा नहीं, इसलिए कौन सही है इसका? सी सही है, 4 का सी नाटकीय। समझ आ रहा है सभी लोगों को? गुड इवनिंग जी। यहाँ देखिए सही वर्तनी आपको छांटना है। मैंने कहा था वर्तनी से भी प्रश्न आएगा, सही वर्तनी आपका छांटना है। तो यहाँ पे अनाधिकार है, अनधिकार है कि अनअधिकार है कि अनाधिकार है। तो इसमें जो पांचवें का जो उत्तर है आपको सही है वो ए है, जैसे कि वो है अनाधिकार। अनअधिकार नहीं होता है क्योंकि अ है, इसमें नहीं होगा। अनाधिकार है, यहाँ पे बड़ी ही दे दिया है। अन मतलब हो नहीं, तो यहाँ अना होना चाहिए। तो कौन सा सही है? ए सही है, ठीक ना। देखिएगा अगर कोई दिक्कत होती है बीच में तो फिर आप बताते रहिएगा जी। छठवां क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। छठवां क्वेश्चन 6 का नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करिए। नीचे दिए गए विकल्पों में जो तत्सम शब्द का चयन करना है, बहाव है, सुमन है कि नाखून है कि काक है। तो कौन है इसमें से? तो आपको तुरंत बताना है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। बहुत अच्छा, इसका काक होगा, क्योंकि ये जो है एक काला पक्षी जो कर्कश स्तर में बोलता है, ठीक ना। जो काला पक्षी है वो क्या है कि कर्कश आवाज में बोलता है जी। 7 का देखिए, 7 का देखिए, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। आप ही कर लूँगा प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम है, बताइए। मैं भी आया है, यह भी आया है और आप भी आया है, कर लूँगा। प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक है कि निजवाचक है कि आपका निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है? तो 7वें का उत्तर देना है आपको, तो बताना है आपको। या देखिए आप अपना काम खुद कर लीजिए। मैं यहाँ पे आया है तो इसमें सबसे पहले जो होगा, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा निजवाचक। कौन सा सही होगा? निजवाचक सही होगा, ठीक ना। अब कैसे है? जैसे कि निज का अर्थ होता है अपना, आप जानते ही हैं, ठीक ना। क्या किया जाए? गद्यांश बहुत बड़ा है, क्या किया जाए? यहाँ देखिए ये प्रश्न संख्या 8 एवं 9 के लिए आप पढ़ेंगे और गद्यांश बस 8 9 ही पाएंगे। तो क्या करें? नेक्स्ट कर दें? बताइए, गद्यांश नेक्स्ट कर दें? बोलिए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 व 9 गद्यांश के लिए था। तो गद्यांश आप देखिएगा, इसके बारे में हम बता देंगे, ठीक ना। तो देखिए 8 9 के लिए कितना बड़ा हो गया है। तो आपको हम 10वां क्वेश्चन बताते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन का उत्तर देना आपको स्पष्ट दिख रहा है। पवन कुमार और अखिलेश, आप लोग देखिएगा। आप लोग जो है थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ठीक ना। ठीक, देखिए दिए गए शब्द का विशेषण रूप पहचानना है, ठीक ना। देखिए देहात का विशेषण क्या होगा, आपको उत्तर बताना है। देहात का विशेषण क्या होगा? देहाती होगा कि देहाती होगा कि दो हाथी होगा कि दो हाथ होगा, ठीक ना। तो 10 का जो उत्तर है वो कौन सा सही होगा? देहात से क्या बनेगा? देहाती। आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक ना जी। 10 का बी सही है। देखिए आपको दिखना है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो क्या है इसमें? क्रिया विशेषण है कि अव्यय है कि सर्वनाम है? तो क्या है आपका? तो 11 में जो है वो आपको बताएं कि यहाँ पे बी है। तो यानी कि क्या है? लेकिन यानी कि जोड़ने का काम करता है, समुच्चय बोधक अव्यय है। यानी कि कौन सा सही है? 11 का बी सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा। बालक ने
पत्थर से कुत्ते को मारा। ठीक ना, बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा। ठीक ना, देखिएगा ये इस वाक्य में देखना है आपको, बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा। इस वाक्य में कारक क्रमशः है, कर्ता करण कर्म है कि कर्म कर्ता करण है कि करण कर्ता कर्म है कि ये अपादान करण करता है। ठीक ना, तो कुछ लोग ऐसा है, हमको लग रहा है कि आप लोग जो है आंसर शीट लेके ना बैठे हों तो बेटर है, मैं पूछ लूँगा अभी सबसे। तो इसमें क्या है, बालक ने पत्थर से, ने से को है, ने से को, ने किसके लिए है बताना है आपको, तो बताइएगा। कर्ता का ने है, करण से होगा। ठीक ना, और उसके बाद से कर्म होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, ये कारक चिन्ह देख सकते हैं यहाँ पे, ने है कर्ता का, से है करण का, को है कर्म का। ठीक ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल है, यह वाक्य में भूतकाल है। अब राम चिट्ठी लिखता है को भूतकाल में बनाना है, तो राम चिट्ठी लिखेगा नहीं, राम चिट्ठी लिख रहा है, बताइए। राम चिट्ठी लिख चुका है, राम चिट्ठी लिखता होगा, तो आप बताना है कि तेरे का कौन है। देखिए, लिखेगा अभी संभावना है, तो इसलिए क्या है, गलत है। राम चिट्ठी लिख रहा है, ये तो चल रहा है, आपको भूतकाल बनाना है। अब देखिए, राम चिट्ठी लिख चुका है यानी कि काम खत्म, जब काम खत्म तो कौन सा होगा, भूतकाल बन गया, यानी कि ऑप्शन गलत है। ठीक ना जी, उसके बाद देखते हैं। देखिए, ईश्वर, अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या का भरना उचित होगा कि की भरना उचित होगा कि के भरना होगा कि को भरना होगा, आपको बताना है कि ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं। बताइए, यहाँ का होगा कि की होगा कि क्या होगा, 14 का उत्तर देना आपको। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका जो सही होगा वो बी होगा, जैसे ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं। क्लियर इतना, चलिए। यहाँ प्रश्न संख्या 15 से लेकर 17 तक जो शब्द दिए गए, निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है, यानी कि जो उपवन दिया है उसका समानार्थक शब्द आपको पहचानना है। ठीक ना, समानार्थक शब्द क्या है, अब देखिएगा इसके आगे। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं आपको, उपवन का सटीक क्या होगा, वन होगा, बगीचा होगा कि कानन होगा कि कान होगा, बताना है आपको क्या होगा इसका। 15 का क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, उपवन, बड़ा सुंदर उपवन है, तो इसके लिए कौन सही है, 15 का ए सही है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं जी। किनारा, देखिए किनारा का क्या होगा, आले होगा कि तट होगा कि पानी होगा कि तारिका होगा, जल्दी से बताना है। तो आपको बता दें हम, आप लोग उत्तर दीजिए। 16 का जो है वो बी है, यानी तट होगा। तट मतलब क्या होता है, किनारा, समझ आ गया ना जी। जी वेरी गुड, सभी लोग जुड़ रहे हैं, मेरे यहाँ तो सब ठीक है जी। वेरी गुड, जुड़ते रहें। देखिए, अब यहाँ प्रसाद है, प्रसाद और प्रसाद होता है, क्या होता है, प्रसाद मतलब कृपा होता है, प्रसाद मतलब महल होता है। ठीक ना, तो देखिए, अगर यहाँ पे एक प्रश्न ऐसे दे दे प्रसाद, तो ये जो प्रसाद मतलब कृपा होता है, और प्रसाद मतलब क्या होता है, महल होता है। समझ में आ गया ना, तो ये भी आप जान लीजिएगा। क्लियर है इतना, बोलिए जी। अब आते हैं फिर से नेक्स्ट पे। अठारहवें क्वेश्चन पे आते हैं जी। देखिए, यहाँ पे बात है वात है, स्पष्ट दिख रहा है सबको, एक बात है एक वात है, सही। इसका जो अर्थ है आपको बताना है कि क्या होगा, बात
बातें होगा कि हवा होगा कि रोग होगा कि दवा होगा, वायु होगा कि विकार होगा, आपको पहचानना है। तो बातें मतलब बात से क्या होगा, बातें होगा, और उसके बाद से क्या होगा, हवा होगा। बात मतलब क्या होता है, बातचीत होता है, वात निर्वात से बना हुआ है, इसलिए 18 का जो सही है वो ए सही है। समझ में आ गया। चलिए, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। कौटिल्य का जो विलोम शब्द है आपको पहचानना है कि कौटिल्य मतलब क्या है। तो कौटिल्य शब्द का एक राजनीतिक शब्द से रूप में लिया गया है, और लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुटिलता। कौटिल्य का मतलब क्या होता है, कुटिलता। याद रखिएगा कि कौटिल्य का मतलब क्या होता है, कुटिलता। देखिए, आज आप सॉल्व करा रहे हैं तो यही सारे शब्द आपको सीखने के लिए मिलेंगे। अगर कुटिलता विलोम है तो कुटिलता का विलोम क्या हो सकता है, तो आपको जानना है कि इसका जो विलोम होगा वो मृदुलता होगा। क्या होगा, मृदुलता होगा। ठीक ना। 19 का जो है वो ए सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग। चलिए, अवनी का विलोम क्या होता है। अवनी याद रखना है, अवनी का विलोम क्या होगा। तो अवनी शब्द, अवनी का अर्थ जो होता है वो होता है धरती। ठीक ना। तो अब धरती का विलोम बता देना है आपको। ठीक ना। अवनी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है धरती, और धरती का क्या होगा, जैसे अवनी पूछा है उसी प्रकार से इसका क्या होगा, अंबर मतलब आकाश। ठीक ना। फिर आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। निम्न में सारंग, देखिए बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है। तो कोयल है कि चातक है कि काक है कि खंजन है। तो किसका आपको बताएं कि कोयल जो है, जो इसका सारंग का क्या है, अनेकार्थी है। ठीक ना। और कोयल को बसंत दूत, वनप्रिया, सारिका, काकपली भी कहते हैं। तो यहाँ पे सारंग किसके लिए है, कोयल के लिए है। ठीक ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक, देखिए, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करना है। अब उपसर्ग देखना है, उत्सर्ग लिखा उत्कर्ष लिखा हुआ है, और उपसर्ग आपको पता है कि कहाँ लगाया जाता है, पहले लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, पहले। देखिए, उपसर्ग सही उपसर्ग पहचानना है, और उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है, पहले लगाया जाता है। तो इसमें बताइए, उत होगा कि उद होगा कि उप होगा कि अ होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तो ये उप और अ तो सीधे कट गया, बचा है उत और उद, और ये उद्गम बनता है, और यहाँ उत्कर्ष में क्या होगा, ए सही होगा, यानी कि उत होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुशिक्षित में उपसर्ग है। देखिए, सु अच्छे शिक्षित, सु मतलब होता है सुंदर। क्या होता है, सु मतलब होता है सुंदर। तो यानी कि यह विकल्प जो है सु का अर्थ है अच्छा से दिया हुआ है। तो यहाँ पे 23 का जो ऑप्शन होगा वो पर नहीं होगा, उ नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्या होगा, सु होगा। सु मतलब होता है सुंदर। समझ में आ गया। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, आपको पहचानना है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। अनिच्छा है कि तिरंगा है, तत्पुरुष जान लीजिए। आजन्म है कि घनश्याम है, आपको बताना है कौन कौन सा होगा, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो आपको क्या बताना है कि देखिएगा, ये तिरंगा है कि आजन्म है कि घनश्याम है, कि उसके बाद से देखिए ये हमारा जो मार्कर है अभी थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया है। ठीक ना, आपको बता देना है जी, काम करना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है आपको, तो बताना है आपको किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो इसमें है अनिच्छा में। अनिच्छा में जो क्या है, बिना इच्छा के, मतलब क्या है, अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब जैसे कैसे है, जिसमें कारक विभक्ति से अलगाव होने की प्रकट किया जा रहा है। ठीक ना। जी अतीक अहमद, अभी हम क्लास जब ओपन हो जाएगा, जब ये क्लास ओवर हो जाएगा तो मैं आपको अतीक अहमद आपको फिर से हम उत्तर देंगे। ठीक ना। तो अभी कांटेक्ट नंबर पे इसके कॉल कर लीजिएगा। ठीक ना। रचना के आधार पर जो देखिए, इसमें 24 में क्या है कि अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक ना।
तो आप इसको जानिएगा कि समास विग्रह करने से इच्छा से रहित, तो से मतलब क्या हुआ, अलगाव, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा अपादान। ठीक है, देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं, आपको बताए हैं रचना के आधार पर कुल कितने भेद होते हैं। तो आपको बताएं इसमें 3 ही भेद बताना है, क्या क्या, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, यानी 25 का जो है वो ए सही है, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए, जब पानी बरसता है तो मेढक बोलते हैं। में पानी जब बरसता है कौन सा वाक्य है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है, मैंने बताना है आपको। में यानी कि, तो आपको बता देना संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण है कि क्रिया विशेषण है कि क्रिया उपवाक्य है। तो 26 का जो उत्तर आपको देना है वो 26 में देखिएगा सी है, और ये जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब कैसे क्या है, जब पानी बरसता है, ठीक ना, तब मेढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण है और उपवाक्य के रूप में प्रयोग किया गया है। तो 26 का जो होगा वो सी सही होगा। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है 27 का, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य आप जानते ही हैं क्या है, उसके बारे में क्लास में डिस्कस भी किया था। तो निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है, तो पहला है देखिएगा, वह आया और पानी पीकर चला गया, ठीक ना। पहला है वह आया और पानी पीकर चला गया। करो या मरो ये तो होगा नहीं, ठीक ना। वह आकर पानी पीकर चला गया, आया भी और क्या हुआ, काम खत्म करके चल दिया, ये लग रहा है सही है। इसके अनुसार हम आपको डी देखने, उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, परंतु आगे इसलिए गलत है। करो या मरो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या होगा, पानी पीकर, वह पानी पीकर चला गया, इसमें और अथवा अव्यय नहीं लगा, इसलिए कौन सा वाक्य है इसमें से, संयुक्त वाक्य इसमें से नहीं है। बाकी सब क्या है, संयुक्त वाक्य के रूप में जाना जाता है। तो 27 का जो है वो सी है, ठीक ना। फिर देखिए 28 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 29 के लिए आपको कुछ निर्देश दिया हुआ है। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों से अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। तो आपको देखना है 28 का है, देखिएगा कि कई नए साहित्यिक आंदोलन चले। अब त्रुटिपूर्ण पहचानना, इसमें से कौन सा है व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। तो न कई नए साहित्यिक आंदोलन चले, नई प्रवृत्तियों का जन्म मिला। और फिर से अगला है, थोड़ा सा हम चलते हैं आगे की तरफ। तो और नई नई प्रतिभाएं प्रकाश में आई, और डी ऑप्शन दिया कोई त्रुटि नहीं है, नहीं, इसमें त्रुटि देखते हैं कि क्या है। देखिएगा कि यहाँ पे जो है जो वाक्य में जो नई के स्थान पर जो प्रयोग किया गया था, नए का प्रयोग होगा, ठीक ना। जो नई दिया हुआ है अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए नई नई यहाँ दिया है, प्रकाश में सामने आई, लेकिन यहाँ पे वो गलत है, और लगाया हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, लेके चलते हैं आपको, थोड़ा सा ये नीचे हो गया है तो हम आपको दिखाते हैं। ये जो कई नई यहाँ पे जो है, यहाँ पे सही था, लेकिन क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 28 वाले में, यहाँ पे नई के स्थान पर नए के प्रयोग होना था। ये जो नई है उसको क्या होना था, नए। कई नए साहित्यिक आंदोलन चले, ये सही है, ठीक ना, ठीक ना। आगे देखते हैं, कोई दिक्कत किसी को बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा लोग लाइव हुए हैं। और हो सकता है जिनका भी ये पेपर थोड़ा कठिन है, अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको कोई भी दरोगा बनने से नहीं रोक सकता। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और आप अच्छा कर भी रहे हैं। देखिए फिर एक 29वां क्वेश्चन ये भी है कि रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का लगाकर कहा। बी है कि राहुल का दूध। सी है रसोई में गैस के ऊपर रखा है। और उसके बाद से डी ऑप्शन में दिख रहा है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। इसमें देखिए
तो यहाँ पर जो ए है, रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा, ठीक ना। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ है जो की, यहाँ पे सब ऊपर भी सही है, रसोई गैस के ऊपर रखा है, रसोई में गैस के ऊपर रखा है और कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है बी। बी के में क्या है कि यहाँ पे जो दिया हुआ की शब्द का प्रयोग अनावश्यक किया गया। अगर की न रहता तो राहुल का तो यहाँ पे सही हो जाता, ठीक ना। यानी कि बी अव्यय संबंधित त्रुटि है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बी सही होगा। देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। एक शब्द का प्रयोग करना है, वो आपको दिया गया है कि विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्जवल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है। अब देखिए, इतने बड़े शब्द को आपको दरोगा बनने के लिए आप एक शब्द में पहचान लेना है कि विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्जवल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है। तो वैसे लाल पत्र कहा जाता है कि हरित पत्र कहा जाता है कि श्वेत पत्र कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो आपको बताएं, अगर शासकीय पत्र के उज्जवल प्रतिपक्ष का प्रतिपादित किया जाता है तो यहाँ को इसको कहा जाता है श्वेत पत्र। क्या कहा जाता है, श्वेत पत्र कहा जाता है। समझ आ गया। चलिए उसके बाद से देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए। दिए गए वाक्यांश के लिए कितना प्रयोग करना है, एक शब्द का प्रयोग करना है। देखिएगा, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा को क्या कहते हैं। देखना है आपको, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा को क्या कहते हैं। तो प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा कहते हैं कि प्रणम्य कहते हैं कि प्रत्युपकार कहते हैं। तो आपको जानना है कि कौन सा सही है। तो 31 का जो है वो है बी। कौन सही है, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जैसे आप लोग कंपटीशन के भाव से पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल चुप हो चुके हैं, मैं उनको इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक ना, कोई बात नहीं। चलिए, जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तब वाक्य होगा। जब क्रिया की प्रधानता होती है तो पता है कर्तावाच्य, और जब कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य, और जब भाव की प्रधानता होती है तो भाववाच्य होता है। और देखिए नागेश्वर जी, आप कहीं चले गए थे इसलिए आप थोड़ा स्लो चल रहे हैं। अब जुड़ जाइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए, ठीक ना, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा 32 का, आपको भाववाच्य होगा जहाँ भाव की प्रधानता होगी। जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो क्या होता है, वहाँ जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो क्या होता है, तो जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो यहाँ पे देखिए, ये जो कर्तावाच्य भाववाच्य दिया है, गलती हो गया है, इसमें कर्तावाच्य है, ठीक ना जी, कर्तृवाच्य। जहाँ पर क्रिया की प्रधानता होती है, वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, वहाँ थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा। कर्ता, जब कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तावाच्य, कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य, और जब भाव की प्रधानता होती है तो भाववाच्य होता है। लेकिन यहाँ देखिएगा ये सही है, ठीक ना, देखिएगा यहाँ पे जो कहा गया है वो सही है कि जो हमने काट दिया है, ठीक ना। अभी देखिएगा ये जो है आपको बताएं, देखिए, हाँ, ठीक ना जी जी, ये बहुत, विनय जी बहुत ही डिफिकल्ट आंसर जो सी दिया है बहुत सही है। ये देखिएगा, मैं ही गलती कर रहा था। यहाँ पे देखिएगा, जब कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तावाच्य होता है, जब कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य होता है, जब भाव की प्रधानता होती है तो भाववाच्य होता है। ये तो सबको पता ही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिया की प्रधानता पूछ रहा है, याद रखिएगा। और क्रिया जो है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होता है, और इसलिए
यहाँ पे क्या है, जब क्रिया की प्रधानता के रूप में किया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो है वो भाववाच्य में आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि कर्ता वाच्य है। ये क्रिया की प्रधानता पूछ रहा है, अगर कर्ता कर्म और भाव के बारे में पूछता तब जाके यह दोनों वाक्य सही होता है। ये देखिए, इसलिए यहाँ पे जो है भाववाच्य के रूप में जोड़ा जाता है। समझ आ गया ना? क्लियर है? अब क्लियर हुआ ये? जी, अब देखिएगा कैसे है। अब भाववाच्य में क्रिया के साथ भाव की प्रधानता होती है, ठीक ना। ये याद रखिएगा कि जब भाववाच्य में कोई क्रिया होती है तो उसके साथ भाव की भी प्रधानता होती है, अतः अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अतः इसमें इसीलिए यहाँ पे जो तीनों गलत हो जाएंगे ये, और इसलिए यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक ना जी। माधुरी बताइए, इसमें आपने एक दो बार लिख के भेज रही हैं, क्या कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत बोलिए, ठीक है। आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। 33 वाले क्वेश्चन पे चलिए। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के ... को देखकर किया जाता है। आपको देखना है कि आपको सही उत्तर बताना है 33 का। 33 का देखिएगा, जो है कि चरित्र देख के किया जाता है, कि आचरण देख के किया जाता है, कि स्वभाव देख के किया जाता है, कि दृष्टिकोण देख के किया जाता है। तो आपका जो सही है, तो यहाँ पे पुरुषों के आचरण, प्रति पुरुषों के आचरण को देख के, यानी किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देख करके किया जाता है। इसलिए यहाँ पे 33 का जो होगा वो क्या है, बी सही होगा, ठीक ना। अब देखिए अंतर है इसमें, ठीक ना। जो प्रवृत्ति होती है वो स्वभाव है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए आचरण, जो आप मैनर्स, जो सिद्धांत यानी कि अलग हो जाएगा ये सर। तो यहाँ पे जो है डी, क्या बोले, डी, तो यहाँ पे जो है आचरण होगा, ठीक ना। आपका ये देखिए बहुत ही कंफ्यूजन वाला हिंदी दिया हुआ है। इसमें देखिए चारों आसन एकदम सटीक बैठ रहे हैं, ठीक ना। तो इसलिए जो आचरण होगा वो सही होगा। और आपको देख लेंगे दृष्टिकोण, किसी आदमी को सीधा देखा जाता है, यानी कि तो वो दृष्टिकोण होता है जो देखने की प्रवृत्ति होती है। और एक आदमी है जो बार बार गलती करता रहता है, उसका क्या हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। अब जो मिटने वाला होता ही नहीं है वो क्या है, चरित्र है, ठीक ना। अभी देखिए ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पुरुषों का जो यह मूल्यांकन स्त्रियों के करने का बात करें तो वह आचरण ही इसमें सर्वोपरि होगा, ठीक ना। 33 का जो है बी होगा। चलिए एक मुहावरा देखिए, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी से बताना है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है क्या है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे जी, धोखा खा जाना, धोखा देना, होली खेलना, आंखों में धूल डालना। कितने लोग ऐसे हैं जो होली खेलने लगाए हैं, हाथ उठाएं तो। 34 में कितने लोग ऐसे हैं जो सी लगाए हैं, उनको हम सलाम करना चाहते हैं एक बार। जी, कोई नहीं है। चलिए वेरी गुड, लगता है सभी लोग, हाँ वेरी गुड। आप लोग जो बी लगाए हैं वो सही है। और देखिए इसका अर्थ होता है कि आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, एक वाक्य प्रयोग मैं करूं, मैं उस पर विश्वास करता रहा और वह मुझे धोखा देकर मेरी आंखों में धूल झोंकता रहा, ठीक ना। चलिए, मैं उस पर विश्वास करता रहा और वह मेरी आंखों में धूल झोंककर, ठीक ना, समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। ये देखिए आपके जो हमारा सीट दिया हुआ था ये दोनों क्वेश्चन में है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बता देना आपको। शत्रु होना, नाक बीमारी होना, बहुत प्रिय होना, कि दरिया दिली होना। तो 35 का जो है इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, मैंने आपको बताया था स्पष्ट रूप से कि जो 35 का है वो सी है, बहुत प्रिय होना होता है। फिर आगे देखते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स, यानी कि जो रस होता है उसमें जो 9 और 11 होते हैं, करुण रस का जो होता है वो हमेशा क्या होगा, शोक होगा। समझ में आ गया। तो कौन सा सही है 36 का, सी सही है।
यहाँ देखिए एक दिया हुआ निम्नलिखित प्रत्येक पद्यांश में सही छंद का प्रयोग करना है। सही छंद का प्रयोग करना है तो मंगल भवन मंगल अमंगलहारी आद्रभो सो दशरथ अजीर बिहारी, यानी कि इसमें कैसे आपको पता करना है। तो आप 37 वाले में देखिएगा। तो देखिए 37 में जो है वो है आपका चौपाई। कैसे है आपको देखते हैं कि यहाँ पे कितना लगाएंगे, 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 4 16। कितने मात्रा हो गई, 16 मात्रा हो गया। और 16 मात्रा का जो ही हुआ तो समझ जाइए कौन सा होगा, वो चौपाई होगा, क्योंकि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं। 37 का जो है वो सी है। तो इस तरह से देखिएगा अशोक पटेल जी। और आप जी आप अशोक पटेल और सभी लोग जो है आप लोग क्वेश्चन संख्या डाल के उत्तर दिया करिए, ठीक ना। चलिए बहुत ही अच्छा है, ये दिया हुआ है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, ठीक ना, समझ में आ गया। 38 का देखना है। देखिए 33 का पवन कुमार, आप बहुत पीछे चल रहे हैं, आप आगे आ जाइए तुरंत। लाइव जब तक लिखेगा नहीं तब तक आप समझ जाइए लाइव नहीं है, ठीक ना, कोई भी। 38 का देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटित रहत भुजंग। तो 38 में देखना है आपको, इसमें क्या होगा। तो हम आपको थोड़ा मात्रा लगा देते हैं, 2 1 2 1, यहाँ पे एक एक करके देंगे। और देखिएगा कि यहाँ पे जो है 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 2 14 हो गया। तो इसमें देखना है कि यहाँ पे जो उत्तम प्रकृति है तो अ इ उ री हो गया। तो क्या होगा इस पे सर, दोहा है। हाँ ये इसमें बहुत सही है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है दोहा होगा, कि समझ में आ गया ना कि दोहा की जो क्या है। जी बताइए दोहा की परिभाषा क्या है, क्योंकि इसमें क्या है 13 ही 11 मात्राएं हैं, ठीक ना। चलिए नहीं नहीं चौपाई नहीं होगा, माधुरी निगम डी नहीं होगा, ये 38 का जो बी होगा, ठीक ना जी। आगे देखते हैं। देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। बताइए कौन सा रस है, अद्भुत रस है कि शांत है कि विभत्स है कि रौद्र है, आपको बताना है। 39 का कौन सा उत्तर है। तो देखिए देख समस्त विश्व सेतु मुख में, अब जो कृष्ण में उनके कृष्ण की माता जी अब उनके मुंह में क्या देख रही हैं, पूरा विश्व उनके मुख में समा गया है। और यशोदा देख करके ऐसा विस्मय में डूब गई है। तो उनको कौन सा रस का संस्रण हो रहा है, 39 का जो है ए है। शांत कौन बोल रहा है, अरविंद गुप्ता नहीं, 39 का ए है। अच्छा बताइए किसी के मुख में पूरा कोई फिर भी देख लेगा तो बताइए वो शांत बैठेगा, बेहोश हो जाएगा। अब बेहोश होगा तो क्या हो जाएगा, विस्मय रस का संस्रण हो जाएगा। और विस्मय रस का जब संस्रण होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। माया महाठगनी हम जानी, अलंकार बताना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। महाठगनी हम जाने त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले माधुरी बानी। मधुरी बानी मतलब क्या है, इसमें है, इसमें कौन सा अलंकार है। महाठगनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। चल इसका देखना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है इसमें जो आपको बताते हैं कि थोड़ा सा इसका हम विच्छेदित करते हैं कैसे होगा इसमें। जी सब कुछ सही आ रहा है, बताइए तो जी।
यहाँ जो श्लेष अलंकार दृष्टव्य है, ठीक ना, दृष्टव्य श्लेष अलंकार है। और यहाँ कहा जब किसी शब्द से एक ही अर्थ अधिक हो जाए वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, प्रथम घटा बादल और दूसरी घटा जो कम होने से है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, महामाया ठगनी हम जानी, तीन गुण फांस लिए कर ढोले मधुरी बानी, ठीक ना। यहाँ पे मधुरी बानी के लिए है और यहाँ पे जो इसी में अर्थ छिपा हुआ है, इसलिए क्या होगा 40 का जो होगा ये ए होगा, ठीक ना। एक ही में कई अर्थ चिपका हुआ है, ठीक ना। देखिएगा अब देखिए 40 ठो आपका सही, 40 ठो आपका क्वेश्चन हो गया। अब 27 लोग बचे हैं। हमें उम्मीद है कि ये भी लोग छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 41 बदायूं अपने जरी जरोदी के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है? फद्दी कहा जाता है, कलमकारी कहा जाता है, तंजोरी कहा जाता है कि कारचोबी कहा जाता है। तो 41 का उत्तर जल्दी जल्दी देना है आपको। 41 का उत्तर है वो है डी, कारचोबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारचोबी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? जो बदायूं के जो तहसील में, बिसौली तहसील में, दातागंज में जो किया जाता है 35% परिवार, ये जो जरी ओरी का जो काम है वो क्या कहा जाता है? कारचोबी कहा जाता है, ठीक ना जी, वेरी गुड। 1800 देखिए 42वां क्वेश्चन, 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इसे बताइए कौन सी सभा कहा जाता था? मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया इस बात को कि यह कौन सी सभा कही जाती थी, तो वो है आत्मीय सभा कहा जाता था। यानी कि जो एक सभा जो बनाए थे वो आत्मीय सभा को ही बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, ठीक ना। आगे देखते हैं। किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? गुजरात की है कि तमिलनाडु है कि आंध्र प्रदेश की है कि महाराष्ट्र का है? तो आपको बताएं कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र का है बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। याद रखिएगा इस बात को। सभी लोग चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट बताइए कितना ऊर्जा प्रदान करता है? तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपको भी हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा प्रदान करता है। जल्दी से उत्तर बताना है। 44 का जी, 44 का उत्तर बताना है आपको जी, वेरी गुड। बताइए यहाँ पे जो है सी है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पे इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार कौन सही होगा? सी होगा जी, बहुत अच्छा। 44 का जो है सी है। अब यहाँ पे आसान सा प्रश्न विज्ञान से दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ए है कि डी है कि ई है कि के है? आपको बताना है कि 45 का जो है वो सी है, ठीक ना। ए डी ई के तो इसमें तो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन यहाँ पे सी है जो नहीं होता है, ठीक ना। फिर आगे देखिए, बादाम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है ना, बादाम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपको बताएं विटामिन ई पाया जाता है जो बाल झड़ने से रोकता है और नपुंसकता जैसी, ठीक ना। बादाम में विटामिन ई होता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर की राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? बताना है आपको 47 का कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। गंगा था कि कावेरी था कि तुंगभद्रा था कि कृष्णा था, कौन था? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बताया तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा स्थित था? विजयनगर स्थित था। चलिए ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? आपको उत्तर देना है। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? मॉन्टेसरी थे कि फ्रोबेल थे कि थॉर्नडाइक थे, पर्सिनन थे? तो बाल विहार के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है बी है, फ्रोबेल थे। ये याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो है
फ्रोबेल जो किंडरगार्टन या बाल विहार प्रणाली के जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने जो 1837 में जो है इन्होंने एक ब्लैक वर्ग जर्मन में प्रथम बाल विहार स्थापित किया था। ठीक ना, तो याद रखिएगा इनको। देखिएगा, एक समान त्रुटि पता लगाने का कोड CRC, जो CRC है इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है, जो त्रुटि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 49 का आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो क्रॉस रेफरेंस चेक होगा कि सर्कुलर रेफरेंस चेक होगा कि साइकिल रेडोंडेंसी चेक होगा कि साइकिलिंग रेडोंडेंसी। ये जो कोड होगा तो आपको बताएं कि इसका जो है C सही है, जो साइकिल रेडोंडेंसी चेक होगा वो होगा C। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन पे। आप लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज क्रिकेटर कौन था? तो 50वें का उत्तर देना है जी, बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है सचिन तेंदुलकर है, सुनील गावस्कर है, वीरेंद्र सहवाग है और विनोद कांबली है। तो इनका नाम जो हटाते हैं, ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, सुनील गावस्कर नहीं है, कौन सही है? वीरेंद्र सहवाग सही है। आपको बता दें कि 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। इन्होंने 4 में पाकिस्तान के विरुद्ध और 2008 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले थे और 2016 में और नायर ने चेन्नई में इंग्लैंड विरुद्ध 13 शतक लगा दिया। ठीक ना, तो कौन होगा इसमें से, कौन सही होगा? जी 50 का C। आप लोग क्वेश्चन का संख्या जरूर डाल के उत्तर दिया करिए। चलिए, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? 1757 में कि 1760 में कि 1767 में, 1770 में? तो आपको बताएं भारतीय सर्वेक्षण व मानचित्र संगठन को 1767 में, कौन सा सही ऑप्शन है? 1767 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ था? देहरादून था। कहाँ था? देहरादून। याद रखिएगा इस बात को। 51 का जो है वो C है, 1767 में स्थापना हुआ था। लीजिए, आपके पास एक और क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है? आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, UPSI के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार 2021 का जनगणना देख लीजिएगा। 661 प्रति वर्ग किलोमीटर है कि 573 प्रति वर्ग किलोमीटर के 828 वर्ग किलोमीटर के 785 वर्ग किलोमीटर है? तो जल्दी से बताना है कौन सा सही है। 52 का देखिए यहाँ पे बताएं 828 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका जो C है ऑप्शन सही है, 52 का जो C है। देखिए, अर्धव्यास जो है पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? तो 5999 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर की 6990 किलोमीटर की 9066 किलोमीटर है। तो इसका अर्धव्यास जो है ये जो है इसका 6371 किलोमीटर है। यानी कि जो त्रिज्या 6371 की में, यद्यपि विषुवतीय त्रिज्या का देखा जाए तो 6378 किमी, ध्रुवीय त्रिज्या पर 6357 किमी है। ठीक ना, तो इसमें 53 का जो है वो 20 सही होगा। 54 का देखते हैं, एक क्वेश्चन और है कि 54 उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग सबसे अधिक है? लिंग अनुपात सबसे अधिक है आजमगढ़ में कि देवरिया में कि गोरखपुर में कि जौनपुर में? तो 54 का जो है वो यहाँ पे जो सही होगा वो जौनपुर सही होगा। देखिएगा कि यहाँ पे यूपी में लिंगानुपात जो 1024 है, जौनपुर का आजमगढ़ का 1019 है, आपको बताएं। और जबकि सबसे कम लिंगानुपात जो है गौतम बुद्ध नगर का है 581। ठीक ना, 851 होता है। ठीक ना, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, देखते हैं 55 का उत्तर देना है आपको। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल पद का पदभार कभी नहीं संभाला? ठीक ना, कभी नहीं संभाला। चंद्रभानु सिंह गुप्ता है कि HP मोदी है कि कन्हैया लाल मणिलाल है कि मुंशी की बुरगुला और ये रामकृष्ण राव है? तो देखना है 55 का कौन है। तो 55 का इसमें से चंद्रभानु गुप्ता है। कौन सही है? चंद्रभानु गुप्ता है। ठीक ना, देखिएगा इनका अगर कार्यकाल देखा जाए
तो 1960 से 63 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1967 से 67 में भी रहे, 1969 से 70 के बीच 3 बार नियुक्त हुए, ठीक ना। तो ये चंद्रभानु गुप्ता है जी। किस आंदोलन का 56 वाला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? अब देखिए इसमें जो पूर्ण स्वराज आंदोलन नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन ये हो सकता है, लेकिन देखते हैं दांडी मार्च नहीं है, खिलाफत आंदोलन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सही है? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना। 56 का जो बी है, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। 8 अगस्त जो 1942 है को बम्बई में आयोजित कांग्रेस की बैठक में गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था, ठीक ना। 56 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। कोई दिक्कत है किसी को बताएं तो, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से कमेंट में ज़रूर कहिएगा, मैं उसको सुधार करूँगा। मेरी भाषा आपको सब सारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए आपकी संख्या जो है एकदम घटती जा रही है, एकदम पर मिनट घटती जा रही है। हमको लग रहा है कि कुछ लोग जो है अस्वस्थ थे। थोड़ा सा और समय है, 20 मिनट का है, 20 क्वेश्चन है। देखिए 57 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 57 क्वेश्चन का जो है ए है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना। 58 देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह है। तो किस ग्रह को मंगल ग्रह के नाम से, किस ग्रह लाल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो ए होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। फिर देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? कि राजा राम, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राधाकांत देव है। तो 59 का जो है वो सी है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, ठीक ना। फिर से देखते हैं 60 का, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? मैंने क्लास में कई बार इस बात को बताया है। जो 60 का जो उत्तर है वो है आपका 1986 है, 1982, 1989, 1991 है। तो आपको बता दें कि ये 1989 है, ठीक ना। देखिए लगातार संख्या कम हो रही है आपका। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो जमशेदपुर है कि झारखंड, जमशेदपुर झारखंड है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल की, झरिया झारखंड है कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल है? स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। तो 61 वाला जो उत्तर है वो सी है, झरिया झारखंड नहीं है। झरिया झारखंड किस लिए है? यह कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक ना। फिर से आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद की, कैलाश नाथ गोयल की, एन के मल्होत्रा और सुधीर चंद्र वर्मा? तो 62 का जो उत्तर है वो सी है, यानी कि न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा है, जो आपको बताएं कि 2006 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त रहे हैं, सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं। तो न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा का नाम आएगा। अब आपका सबसे आसान क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? आपको उत्तर देना है 63 का। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? कि किसी गौतम बुद्ध बौद्ध विहार से, कि कोलकाता स्थित संग्रहालय से, कि पटना स्थित संग्रहालय से, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से? तो 63 का जो उत्तर है आपको बताना है। वेरी गुड, रिया गुप्ता ने उत्तर दिया है। 63 का जो है वो है आपका डी है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। तो कौन सही होगा? डी ऑप्शन सही है। 64 का देखते हैं कि निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज लाइव हट गए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँ कि बहुत आप लोग जुड़े रहें कि ये दार्जिलिंग है कि ऊटी है कि शिमला है कि डलहौजी है? तो आपको बताएं 64 का। तो 64 का जो है वो है बी, 64 का जो है वो बी है। कौन सा है? ऊटी समतल औसतन ऊंचाई से जो है 2240 मीटर है ऊंचाई थे। तो 2240 आपको जान लीजिए, 2240 लिख देते हैं आपको, 2240 सबसे ऊंचाई पे है। अब देखा जाए दार्जिलिंग की 2050 मीटर है, शिमला की 2002 मीटर है
और डलहौजी का 1970 मीटर है, मनाली का 2050 मीटर है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो किसका है, ऊटी का है, ठीक ना जी। निम्न यहाँ देखिए, निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा, कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, कि आयंगर समिति के द्वारा, कि ठक्कर आयोग के द्वारा? तो 65 का जो उत्तर है आपको बताएं कि यहाँ पे बी है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो 65 का जो है बी है। थोड़ा हम जल्दीबाजी में करते हैं क्योंकि आप लोग लगातार कम होते जा रहे हैं, तो इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 368 का संबंध किससे है। तो आपको बताएं कि अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है, ठीक ना। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। चलिए फिर आगे देखते हैं, 67वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने के बाद संपूर्ण आलेख का चयन हो जाता है? यानी कि कौन सा की दबाते हैं कंप्यूटर में कि संपूर्ण सेलेक्ट हो जाता है? तो बताइए कि कंट्रोल ए दबाते हैं, कि शिफ्ट ए दबाते हैं, कंट्रोल के दबाते हैं, कि अल्ट दबाते हैं? तो कंप्यूटर वाले उत्तर सबसे सही उत्तर देंगे कंट्रोल ए, यानी कि बी सही है, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं, बाइनरी संख्या में 1 0 1 1 का दशमलव समतुल्य क्या होता है? जब आप कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो आपको बाइनरी संख्या के रूप में बताया जाता है। तो इसमें जो है उसका जो है सी होता है, यानी 11 होता है। कंप्यूटर की भाषा 1 0 1 0 1 0 ही होता है, ठीक ना, बाइनरी पद्धति ही वो सीखता है। ये दोनों क्वेश्चन कंप्यूटर से थे। फिर तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर से आया है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? ट्रिपल पी है, कि एफटीपी है, कि ईपीएफ है, कि यूआरएल है? तो इसमें से बताइए कौन सा कंप्यूटर संबंधित नहीं है। तो 69 का आपका जो है डी है, यहाँ पे जो है ईपीएफ 69 का जो डी है, ये जो कर्मचारी भविष्य निधि होता है, इसका नाम क्या होता है? ईपीएफ का कर्मचारी भविष्य निधि होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल पी मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बी का एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक ना। इसलिए उत्तर का जो है वो डी सही है, ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर चौथा क्वेश्चन आया कंप्यूटर से, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी के बारे में पूछ रहा है, ये बताना है आपको परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। रैम कहलाती है, कि सीडी रोम कहलाता है, कि रोम कहलाता है, कि सीपीयू कहलाता है? तो 70 का जो है वो कौन सा सही है? तो आपको बताएं कि जो परमानेंट मेमोरी है रोम है, और अल्पकालिक है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, तो ठीक ना। तो 70 का जो है वो सी सही है, यानी रीड ओनली मेमोरी, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, आपका मूल विधि से क्वेश्चन आ चुका है 71। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण अबेटमेंट की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? अगर आत्महत्या करने के लिए किसी को प्रेरित करते हैं तो आपको कौन सी सजा हो सकती है? तो आपको बता दें कि 306 होगी, कि 307 होगा, कि 308 होगा, कि 309 होगा। तो 71 का जो उत्तर है वो ए सही है, कि धारा 306 लगाया जाएगा। क्या है इसमें कि आईपीसी की धारा 306 है, आत्महत्या के दुष्प्रेरण है, तो जो सजा का प्रावधान है इसके लिए व्यक्ति को किसी भी तरह के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी और दंडित किया जाएगा, वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक ना। चल, तो इसके लिए कौन सा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की संबंधी कोई अगर धारा है तो कौन सी लगाई जाएगी? 306 याद कर लीजिएगा। फिर आ जाइए आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? आपको बताना है 320 में गहरी चोट की ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों का सम्मिलित किया गया है? 5 प्रकार के चोटों का, कि 6 प्रकार की चोटों का, कि 7 प्रकार की चोटों का, कि 8 प्रकार के चोटों का प्रयोग किया गया है? तो 72 का आपका जो है वो डी है, 8 प्रकार के चोटों का प्रयोग किया गया है। क्या आप जानना चाहेंगे वो 8 प्रकार की चोट क्या है? जल्दी से बताइए, हम बताएं। 320 में बताइए, 320 का हाँ जो है 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार के चोट का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के, बताएं जल्दी बताइए। देखिए
देखिए यहाँ पे जो कि पहला है, जो पहला पुष्पहरण है, दूसरा दोनों में किसी नेत्र की दृष्टि से 28 देश होता है, तीसरा है किसी में किसी कान की श्रवण शक्ति के अस्थायी विच्छेद होता है, चौथा है किसी भी अंग का जोड़ अगर विच्छेद हो गया है तो इसके बारे में बताया जाता है, चौथा है किसी भी अंग का जोड़ का विच्छेद, पांचवा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या अस्थायी ह्रास हो जाता है तो इसके बारे में बताया जाता है। फिर से देखिए पांचवा किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या ह्रास हो जाए, छठवां है कि सिर या चेहरे का अस्थायी विद्युतीकरण यानी कि चेहरे और सिर पर कोई चोट आया हो, सातवां जो अस्थि दांत या भंग, ये सबसे खतरनाक है, सातवां न हो, अगर दांत किसी का टूट जाता है तो बहुत खतरनाक चोट, बहुत खतरनाक धारा लगाते हैं 320, ठीक ना। आठवां है कोई उपहति जो जीवन के संकटपन्न करती है और जिसके कारण जो घायल व्यक्ति है वो कई दिनों तक तीव्र पीड़ा में रहता है, यानी कोमा में, और ये जो मामूली काम काज नहीं कर पाता है, इसके उपलक्ष्य में धारा कौन सी लगाई जाती है? 320 लगाया जाता है, ठीक ना। चलिए एक पैराग्राफ है उसे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। भारत की कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो, उनके अलावा ऐसे किशोर जो कानून का उल्लंघन करते हैं, वे बच्चों को जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनका संरक्षण योजना एक अंग है। तो आपको बताना है किसके अंतर्गत होगा, कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण कार्यक्रम के द्वारा, कि दुर्गा वाहिनी के द्वारा, कि किशोर न्याय बाल संरक्षण अधिनियम के द्वारा, कि सांकेतिक बल श्रम संरक्षण योजना के अंतर्गत है। तो आपको बताएं कि इसमें जो डी है समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत उसका सुरक्षा किया जाएगा। 73 का जो है डी सही है। कुछ लोग इसमें से उत्तर दे रहे हैं, रुक के उत्तर दे रहे हैं और हमको लगता है आंसर की लेके बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएं, ये अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं। देखिए 74 का है, किसी, देखिएगा बताएं आपको, एक मिनट, देखिए ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा था इसलिए ऐसा किए हैं। किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को सम्मन अदालत का बुलावा, सम्मन यही होता है, देने के लिए उसे सम्मन को ... नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। बताइए किसका वो पात्रता पूरा करेगा, बताना है आपको, ठीक ना। यहाँ पे हेग सर्विस कन्वेंशन है, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद आयोग है, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है। तो 74 का जो उत्तर देना है इसमें जो है वो ए सही है, हेग सर्विस कन्वेंशन होता है। आपको बताएं कि इसमें किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को सम्मन देने के लिए उसे सरमन हेग सर्विस कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, ठीक ना, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सर का मैथ आ गया, मैथ तो हम बाद में करेंगे सर जी कहे थे। तो 75वां क्वेश्चन है कि इस यातायात चिन्ह का उपयोग बताना है कि इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ बताना है। 75 का उत्तर बताना है आपको, जल्दी से बताना 75 का उत्तर। जी वेरी गुड, 5वें का जो उत्तर है आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये क्या है, ये गलत है। आगे देखिए 4 रास्तों को इंडिकेट कर रहा है, अस्पताल नहीं है। आप लोगों ने प्लस चिन्ह देखा नहीं कि आपने लगा दिया अस्पताल। अस्पताल का कभी भी सिंबल होता है तो बेड दिखाया जाता है सिंबल में, ठीक ना, क्लियर है। ये गलत है आप लोगों का। अस्पताल के लिए ऐसे सिंबल के बीच में बेड लगा होता है, बेड। आपके एमसी जाएंगे तो देखेंगे कि उसका एक सिंबल लगा हुआ, मुख्यालय जाएंगे तो बेड का सिंबल लगा हुआ है। अब से ऐसा गलती मत करिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए देखिए पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, ठीक ना। पर्यावरण प्रदूषण से ऐसा क्या अभिप्राय है।
ऐसा ठोस पदार्थ जिसकी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है, जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। अब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूछ रहा है तो आपको जानना है कि जो 76 का है वो क्या हो सकता है, क्या परिभाषा सही है। ऐसा द्रव्य जो सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ये भी नहीं, देखिए आपने पूरा सिराज अहमद किसका डी लगा रहे हैं महाराज, इतना भी अनर्थ मत करिए सिराज। आपने अभी ऑप्शन पूरा पढ़ा नहीं, डी लगा दिए, मतलब क्या है आपका। ठीक ना। सातवां देखिए, ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकार हो सकता है या जिसका क्षतिकार होना संभाव्य है। ठीक ना। तो उपयुक्त सभी यानी कि जो भी ऊपर परिभाषा दिया गया वो क्या है, सब सही है, यानी कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, डी होगा। ठीक ना। 76 का जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक ना। चलिए, ये आपका आयकर विभाग से है। निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है। तो कर कटौती है, आकलन संकलन खाता संख्या TAN होता है, छुट्टी यात्रा भत्ता LTA होता है, कि महंगाई भत्ता DA होता है, कि करदाता पहचान संख्या होता है, कि TIN होता है। आयकर से संबंधित नहीं है। तो ये पूछा जा रहा है आयकर से संबंधित नहीं है, तो आपको बता दें कि करदाता पहचान संख्या। ठीक ना। तो क्या है, TIN। ठीक ना, समझ आ गया। आगे देखते हैं। 77 के बाद से आपका लास्ट 2 क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। भूमि अधिग्रहण नियम आया हुआ था। ये पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है। सामरिक परियोजनाओं से प्रभावित 100 परिवारों के लिए, सार्वजनिक निजी सहभागिता के लिए, परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का स्वामित्व या सरकार के पास ही रहेगा। तो बताना है आपको A और C दोनों सही है, कि A और B दोनों सही है, कि A, B और C सारा सही है, कि B और C इसमें कौन सही है, तो आपको बताना है। तो 78 का जो उत्तर है वो C है, यानी कि A, B, C, यानी कि तीनों आपके सरकार 2013 के अधिनियम में यह कहा गया है। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 सूचना का अधिकार RTI सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को किस धारा में वर्णित किया गया है। तो 79 का जो है वो आपको बताएं कि धारा 3 है, कि धारा 4(1) है, कि धारा 5 है, कि धारा 6(1) है। तो आपका जो ऑप्शन है वो B सही है, 79 का B। चलिए, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ चुके हैं और अंतिम क्वेश्चन है। अब इसके बाद से हम आपका समय नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा समय दे दिए आप लोग। चलिए, अब कल जो होगा वो आपको पढ़ाएंगे सर, मैथ और रीजनिंग सॉल्व कराएंगे। तो आप देखिए 80वां कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामलों के रूप में सामने आया था। तो बताइए, ओम प्रकाश बनाम दिलबहार है, कि लिली थॉमस बनाम भारत संघ है, कि रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ है, तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी है। तो 80 का बताना है कौन सा सही है, तो आपको जल्दी से बताना है। तो आपको बता दें कि जो इसका है वो D है, कि तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी है, यानी कि 80 का जो है वो D है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बस धन्यवाद। आप लोग जो ये जो GS के क्वेश्चन थे आप लोग मिला लीजिएगा और अपना आकलन करिएगा कि कितना आपने सही किया था, कितना आपका गलत हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को शुभ रात्रि। आपका चलिए ये बताइए कि आपका यह ऐसे ही आगे चलता रहे, बताइए, बोलिए, ऐसा ही सब कुछ चलता रहे। अब देखिए, कल जो है आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, इस 1 घंटा या 1.5 घंटा सर फिर से लेंगे। सर एक बार कल आप लोग फिर ऑनलाइन आ जाइएगा
और सारा चीज़ मैनेज हो जाएगा। ठीक ना? ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। सभी लोगों को गुड नाइट।